दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार रंजनी जेपी कॉलेज के हिस्ट्री ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। कोविड-19 की वजह से पठन पाठन पूरी तरह से बाधित न हो जाए, इस वजह से हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि परीक्षा की इस घड़ी में यह वीडियो आपको कुछ मदद पहुंचा सके। ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 की घटना है। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में थोड़ा सा कि फ्रांसीसी क्रांति निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी राजनीतिक सत्ता के विरुद्ध एक क्रांति थी जिसके मूल में असमानता एवं भेदभाव पर आधारित सामाजिक आर्थिक व्यवस्था विद्यमान थी। इस क्रांति ने न केवल फ्रांस में बल्कि संपूर्ण विश्व में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व पर आधारित मापदंडों को प्रचारित एवं प्रसारित किया। क्रांति कभी भी अचानक नहीं होती, इसके अनेक कारण होते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के भी कई कारण थे जो निम्न हैं। राजनीतिक कारण, इसमें सबसे पहले हम लोग निरंकुश राजतंत्र की चर्चा करेंगे। राजा पूरी तरह से निरंकुश होता था और उसमें ही व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधित सारी शक्तियां विद्यमान थी। मतलब साफ है, कानून बनाने का काम राजा करता था, उसको लागू करने का काम राजा करता था और उसके हिसाब न्याय भी देने का काम राजा करता था। इस शक्ति के दम पर ही लुई 14वां अक्सर कहा करता था, मैं ही राज्य हूं और मेरे कहे गए शब्द ही कानून हैं। राजा इतनी बड़ी बात कहता था और लोग इसको सही मान लेते थे। इसकी वजह है राजा की दैवी शक्ति का अधिकार। देखें, हम लोग राजा के दैवी अधिकारों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ये क्या था? इस सिद्धांत के अनुसार राजा को ईश्वर का इस सिद्धांत के अनुसार राजा को ईश्वर ने धरती पर शासन करने के लिए भेजा है और वह अपने शासन के लिए सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के प्रति उत्तरदायित्व है, न कि जनता के प्रति। जिस प्रकार लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होता है, ठीक इसके विपरीत निरंकुश राजतंत्र ईश्वर का ईश्वर के लिए और ईश्वर द्वारा शासन समझा जाता था। और कुछ बिंदु को देख लें। लुई 14वां का अयोग्य उत्तराधिकारी, ये भी क्रांति को लाने में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लुई 14वां यद्यपि निरंकुश शासक था, तथापि वह एक योग्य व्यक्ति था और उसके शासनकाल में फ्रांस की जो उन्नति थी वो चरम सीमा पर पहुंच गई थी। परंतु उसके उत्तराधिकारी लुई 15 और लुई 16 निहायत अयोग्य साबित हुए, जिसने क्रांति को अवश्यंभावी बना दिया। इसके साथ ही और कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। राजप्रसाद का विलासी जीवन। राजप्रसाद अत्यंत विलासी प्रकृति का था और धन का घनघोर जो है अपव्यय यहाँ पर हो रहा था। इसके साथ ही प्रशासनिक अव्यवस्था का बोलबाला था। योग्यता के आधार पर नियुक्ति जो है वो नहीं होती थी। चाटुकार और भ्रष्ट लोग अनैतिक तरीके से इस पद को क्या करते थे, वो हासिल कर लेते थे। तृतीय स्टेट के लोग इस नियुक्ति से वंचित रह जाते थे, उनको इस योग्य समझा ही नहीं जाता था। इसकी वजह से प्रशासन में कार्यकुशलता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती थी। इसके साथ ही यहाँ पर दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था भी थी। भिन्न भिन्न प्रांतों में अलग अलग प्रकार के कानून थे। अगर स्वतंत्र न्यायपालिका का अभाव था और लेटर डी कैचेट के माध्यम से
किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी बंदी बनाया जा सकता था, और वो भी अनिश्चित काल के लिए, और उनको अदालत के सामने भी नहीं लाया जाता था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे देश में अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना पड़ता था। लेकिन लेटर डी कैचेट के माध्यम से जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था वो इस चीज़ का जो है दावा नहीं कर सकता था। मतलब सामान्य वर्ग के लोग निहायत संकट की स्थिति में थे और उनकी स्थिति बड़ी खराब चल रही थी। इसके साथ हम लोग देखते हैं वहाँ की ये थी राजनीतिक व्यवस्था। हम लोग अब थोड़ी सामाजिक व्यवस्था की चर्चा कर लें। फ्रांस का जो समाज है वो घोर असमानता पर आधारित था। फ्रांस का समाज स्टेट सिस्टम में बटा हुआ था, और ये जो स्टेट थे वो 3 प्रकार के थे। प्रथम स्टेट, इसमें पादरी वर्ग के लोग आते थे, जिसको हम लोग पुजारी वर्ग कह सकते हैं, और इनको विशेषाधिकार प्राप्त था, ये विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे। दूसरा जो स्टेट है वो है कुलीन एवं सामंत वर्गों का, और इनको भी जो है विशेषाधिकार प्राप्त था। और तृतीय स्टेट ये जन सामान्य का था, और ये विशेषाधिकार वर्ग थे, इनको किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। और थोड़ी सी इनकी अन्य विशेषताओं को भी हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। जैसे ये जो प्रथम स्टेट के जो पादरी वर्ग थे, इनका जो मुख्य काम क्या था, ये धार्मिक प्रमुख थे, इनको कर मुक्त जमीन दी जाती थी, और साथ ही साथ लोगों के ऊपर कर लगाने का भी अधिकार था पादरी वर्ग को। पादरी वर्ग भी 2 वर्गों में बटे हुए थे, एक बड़े पादरी और एक छोटे पादरी। बड़े पादरी जहां पर सुविधायुक्त और आलीशान जीवन जीते थे, वहीं पर छोटे पादरी सामान्य जीवन जीते थे, और इनकी जो स्थिति है वो जनसाधारण के सामान्य थी। द्वितीय स्टेट के जो लोग हैं वो उच्च पद पर चयनित होते थे, करों से मुक्ति थी इनको, और कृषकों पर कर लगाने का भी इनको जो है ये अधिकार था। ये 2 प्रकार के होते थे, एक दरबारी सामंत थे और एक जो प्रांतीय सामंत थे। दरबारी सामंत ये राजा के दरबार में रहते थे, और ये प्रांतीय सामंत जो थे वो प्रांतों में रहा करते थे। तृतीय स्टेट ये जो सामान्य वर्ग हैं ये भी कई प्रकार के थे, एक मजदूर और एक किसान, और दूसरा इसमें ये मध्यम वर्ग आता था। मजदूर वर्ग और किसान वर्ग की स्थिति जो सर्वाधिक खराब थी, और ये सबसे ज़्यादा जो है यही शोषित थे। मध्यम वर्ग में शिक्षक, वकील, डॉक्टर, व्यापारी आदि आदि ये लोग आते थे। ये पढ़े लिखे लोग थे और ये धनी भी थे, और ये सबसे बड़ी बात जो है ये राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करना चाहते थे। गाहे बगाहे इनको कुलीन वर्ग के द्वारा अपमानित किया जाता था, और ये इनको जो है बर्दाश्त नहीं होता था। आगे हम लोग देखते हैं कि किसानों की जो स्थिति है, किसानों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक थी। किसानों को जमींदार, चर्च, राजा को अनेक प्रकार का कर देना पड़ता था। करों को देने के पश्चात इनके पास मात्र उपज का 20% ही शेष रहता था, जिसमें इनकी स्थिति बड़ी ही खराब तरीके से चलती थी। साथ ही इन्हें जमींदार के जमीन आदि पर बेगार भी जो है वो करना पड़ता था। तो हम लोग देख रहे हैं कि कितनी जो है असमानता व्याप्त है फ्रांस के तत्कालीन समाज में। इसके लिए आर्थिक कारण जो है, आर्थिक कारण भी वो कम जिम्मेवार नहीं थे। लुई 16वां के काल में राजकोष जो है वो पूरी तरह से खाली हो गया था। राज्य का व्यय आय से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया था। उसकी आय का 50% से अधिक राष्ट्रीय ऋण के ब्याज के रूप में ही चला जाता था। संक्षेप में कहें तो तत्कालीन समय में फ्रांस की राज्य व्यवस्था ऋण जाल में इस कदर फंस गई थी कि उससे बाहर निकलना लगभग वो असंभव सा प्रतीत हो रहा था।
कुछ अन्य कारण देखते हैं जिन्होंने आर्थिक स्थिति को खराब किया, वे थे विदेशी युद्ध। लुई 14वां ऐसे तो योग्य व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने विदेशी युद्धों में काफी पैसा बर्बाद किया। इसी प्रकार लुई 15वें के समय में ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ा गया सप्तवर्षीय युद्ध एवं लुई 16वां के समय में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के पक्ष में लड़े गए युद्ध ने भी फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति है उसको दयनीय बना दिया। इसके साथ ही साथ जो राजमहल है, राजमहल की जो विलासिता है, इसकी कोई सीमा नहीं थी। इसके ऊपर अत्यधिक धन खर्च किया जाता था। उस समय धरती पर अगर कहीं पर स्वर्ग था तो वो वर्साय का शीश महल ही था। लुई 16वां की पत्नी अत्यधिक फिजूल खर्ची थी, जिसके वजह से उसे लोग मैडम डिफिसीट कहा करते थे। फ्रांस की जनता मैरी अंतवानेत को अत्यधिक घृणा की दृष्टि से जो है वो देखा करते थे। हम देखते हैं कि इतना खर्चा होता था, बात ठीक है, लेकिन ये जो पैसा है वो पैसा आता कहां से था, इस बारे में थोड़ा सा जो है हम चर्चा करते हैं। कर जो है एकमात्र करदाता वर्ग जो था वो तृतीय स्टेट था, बाकी दोनों वर्ग जो है विशेषाधिकार प्राप्त थे, उनको कर देना नहीं पड़ता था। कर का सारा बोझ इन्हीं कमजोर कंधों पर था, जबकि संपत्ति का अधिकांश हिस्सा प्रथम एवं द्वितीय स्टेट के पास था। परंतु उन्हें कर देने से मुक्ति प्राप्त थी, उनको कर देना नहीं पड़ता था। मतलब साफ है कि फ्रांस की अर्थव्यवस्था रूपी रेलगाड़ी को खींचने का जिम्मा जिस इंसान को सौंपा गया था, 1789 आते आते जिस इंजन को सौंपा गया था, उस इंजन का ईंधन जो है वो पूरी तरह समाप्त हो गया था। फलतः रेलगाड़ी का चल पाना असंभव प्रतीत हो गया था। तो देखते हैं कि किस तरह की स्थिति थी फ्रांस में, जिसने वहां की स्थिति को जो है दयनीय बनाया। साथ ही साथ आगे हम देखते हैं कि कर सुधार को लेके कुछ सुझाव दिए गए राजा को। कुछ आर्थिक विचारक हुए जैसे तुर्गोन नेकर, इन्होंने सुझाव दिया कि अगर राज्य की वित्तीय स्थिति को, आर्थिक स्थिति को सुधारनी है तो राज्य को क्या करना होगा भाई, अपव्यय पर नियंत्रण लगाना होगा। किसानों पर सामंतों द्वारा लगाए जाने वाले कर को समाप्त करना होगा तथा कुलीनों को भी कर के दायरे में लाना होगा। लेकिन राजा ने बिल्कुल इसके जो है उल्टा किया। कुलीनों के दबाव में आकर उन्होंने न सिर्फ इन सुझावों को अस्वीकार किया, बल्कि आर्थिक सलाहकार को उनके पद से ही हटा दिया गया। धार्मिक कारण की थोड़ी चर्चा कर लें। फ्रांस के शासक रोमन कैथोलिक चर्च के अनुयायी थे, उपासक थे, और इसी चर्च का फ्रांस में प्रभुत्व छाया हुआ था। वैसे फ्रांस में बड़ी संख्या में प्रोटेस्टेंट भी रहते थे, पर फ्रांस के शासक प्रोटेस्टेंट और यहूदी के साथ जो है वो दुर्व्यवहार करते थे। इसके अलावा बड़े पादरी आलीशान, भ्रष्ट एवं अनैतिक जीवन जीते थे, जिससे जनसाधारण के साथ साथ छोटे पादरी भी दुखी थे और उनसे घृणा करने लगे थे। बौद्धिक कारण की चर्चा करें दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर किसी कारण ने प्रभावित किया तो वो था बौद्धिक कारण। 18वीं शताब्दी में यूरोप के साथ साथ फ्रांस में भी कुछ ऐसे दार्शनिक पैदा हुए जिन्होंने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक विश्वासों को हिलाकर रख दिया, और इस नई सोच ने शताब्दियों से सोई हुई जनता को जागृत कर दिया। जिन दार्शनिकों का योगदान जन जागरण में रहा उनका वर्णन जो है नीचे है। रूसो, चमत्कारिक व्यक्तित्व, इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, मतलब सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इस सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा
कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो सामाजिक समझौते से हुई है, न कि ईश्वर के द्वारा। और पहले क्या कहा जाता था कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है किसके द्वारा हुई है? राजा का जो दैवी सिद्धांत था वो कहता था राज्य की उत्पत्ति ईश्वर ने की है। और लेकिन यहाँ पर उसकी जो है बुनियाद हिल गई सामाजिक सिद्धांत के आने के बाद। लोगों ने अपनी संपत्ति और अपनी सुरक्षा के लिए एवज में अपनी शक्ति राज्य को जो है सौंपी थी। ये ईश्वर के द्वारा बनाई गई नहीं थी, बल्कि लोगों ने ही जो है अपनी शक्ति जो है वो राजा को जो है क्या की थी? सौंपी थी। इस समझौते में यह भी व्यवस्था थी कि अगर राजा लोगों की सुरक्षा को दे पाने में नाकाम रहता है तो राजा जो है क्या कर सकते हैं? राजा को बदला भी जा सकता है। इस सिद्धांत ने राजा के दैवी अधिकार की धज्जियां उड़ा दी और इस विश्वास को प्रतिष्ठित किया कि राजा का उत्तरदायित्व जनता के प्रति है, न कि ईश्वर के प्रति। जैसे पहले कहा जाता था कि ये जो उत्तरदायित्व है, ये जो शासन है, क्या है? ये ईश्वर के लिए और ईश्वर द्वारा शासन है। इस सिद्धांत की जो है धज्जी उड़ गई सामाजिक समझौते के सिद्धांत को जो है आने के बाद। रूसो साहब प्रकृति पर बल देते थे। रूसो साहब जो है क्या करते थे? प्रकृति पर बल देते थे और कहते थे मनुष्य जो है वो स्वतंत्र पैदा हुआ है, परंतु वो क्या है? हर जगह जो है बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। वो मानव द्वारा निर्मित जो है तमाम तरह की जो असमानता है उसके वो विरोधी थे। अब दूसरे दार्शनिक के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। दूसरे दार्शनिक है मॉन्टेस्क्यू। इनकी जो है एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ लॉ। और द स्पिरिट ऑफ लॉ में उन्होंने क्या कहा भाई? शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की जो है चर्चा की। द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इसकी यहाँ पर व्याख्या की गई है, चर्चा की गई है। मॉन्टेस्क्यू ने बताया कि निरंकुश शासन समाप्त करने के लिए शासन के 3 प्रमुख अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग अलग होना जो है आवश्यक है। अब अगर तीनों शक्तियां अलग होंगी, कल्पना करके देखिए, अगर तीनों शक्तियां अलग होंगी तो निश्चित तौर पे अब जो शासक है वो कभी यह नहीं कह पाएगा कि आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड इज लॉ। क्यों? कि अब उनकी जो शक्ति है वो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका रूपी संस्था में क्या हो जाएगा? वो उनको चली जाएगी। अगले जो दार्शनिक हुए जिनका योगदान रहा फ्रांसीसी क्रांति के होने में, वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति थे वॉल्टेयर। वॉल्टेयर साहब क्या करते थे? ये प्रत्येक प्रकार के जो शोषण हैं और अंधविश्वास है इसके घोर विरोधी थे। हालांकि वो आस्तिक था पर चर्च का जो है वो विरोधी था। वॉल्टेयर अक्सर कहा करता था कि ईश्वर मनुष्य के हृदय में बसता है। कहाँ बसता है? ईश्वर मनुष्य के हृदय में बसता है, बाइबिल एवं चर्चों में नहीं। इसके अलावा बहुत से दार्शनिक हुए जैसे दिदरो आदि, उनके द्वारा भी फ्रांस के लोगों को जन जागृत करने में उनका जो है काफ़ी योगदान रहा। इसके अलावा हम कुछ उस समय के जो है तत्कालिक कारण है उसको देखने का प्रयास करते हैं। तत्कालिक कारण क्या है कि हम लोग देख चुके हैं कि फ्रांस की जो है आर्थिक स्थिति बड़ा ही खस्ता हाल था और राजा को अब सूझ नहीं रहा था कि वह क्या ऐसा काम करे जिससे कि उनका जो खजाना खाली है उसको भरा जा सके। और इस स्थिति में उनको स्टेट जनरल जो है उसकी बैठक बुलाने की नौबत आई। राजा ने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, करों में बढ़ोतरी करने के लिए 5 मई सन 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाने की जो है वो उन्होंने निश्चय लिया। स्टेट जनरल में जो है तीनों स्टेट के लोग आते थे, प्रतिनिधि आते थे और तीनों के अलग अलग जो है 300, 300 और 300 प्रतिनिधि होते थे। तीनों स्टेट अलग अलग जो है बैठते थे और किसी भी
चीज़ों पर अपनी राय देते थे और उसको पास करते थे। और प्राय ऐसा होता था कि जो है चूंकि टैक्स प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को देना नहीं है, तो उस स्थिति में प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट अपने अपने सदन में उसको पारित कर देते थे। और चूंकि 2 सदन से वो पारित हो गया, तो अगर तृतीय स्टेट पूरी तरह से उसके विरोध में भी रहता था, फिर भी जो है वो पारित हो जाता था। और इस तरह से टैक्स का जो है पूरा का पूरा जो है जिम्मा वो तृतीय स्टेट के ऊपर आ जाता था। लेकिन इस बार जो है तृतीय स्टेट जो है उस व्यवस्था को मानने के मूड में नहीं था। इस बार तृतीय स्टेट ने जो है कुछ मांगे की, 2 मांगे मुख्य रूप से। उन्होंने कहा कि चूंकि हमारी जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, इसलिए हम 300 नहीं बल्कि कितना प्रतिनिधि भेजेंगे, हम प्रतिनिधि भेजेंगे 600। और साथ ही साथ ये चीज़ कहा कि इस बार तीनों स्टेट की जो बैठक है वो साथ होंगी और फैसला जो है बहुमत से लिया जाएगा, अलग अलग सदन में पास करके इसको जो है भेजा नहीं जाएगा। प्रथम स्टेट एवं द्वितीय स्टेट ने इसको क्या किया, मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद तृतीय स्टेट ने टेनिस कोर्ट में बैठक कर खुद को नेशनल असेंबली घोषित किया। कब? 27 जून सन 1789 को उन्होंने अपने आप को एज ए नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और इसे आश्चर्य देखिए, इसे राजा ने भी जो है क्या किया, इसको राजा ने भी मान्यता दे दिया। लेकिन राजा चूंकि जो है बड़ा ढुलमुल प्रकृति का था, लुई 16 बड़ा ढुलमुल प्रकृति का था, और उसको एक तरह से आप जो है बिना पेंदी का लोटा कह सकते हैं। और फिर जो है क्या किया, उसने सामंतों के दबाव में आकर उसने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया और उसको जो है मानने से जो है क्या कर दिया, इनकार कर दिया। लेकिन तृतीय स्टेट के लोग भी बैठने वाले नहीं थे, अब वो आर पार की लड़ाई में थे। इसी बीच क्या हुआ, 14 जुलाई सन 1789 को अफवाह फैली कि राजा जो है विदेशी सैनिकों की सहायता से क्रांतिकारियों और देशभक्तों को मारना चाहती है। और इस स्थिति में जो है उग्र भीड़ ने बास्तिल के किले को ढा दिया और यहाँ पर जो कैदी थे उसको छुड़ा भी लिया गया। और इसी के साथ ये जो विद्रोह है पूरे देश में जो है फैल गया। और इसी के साथ ये जो फ्रांसीसी क्रांति है इसका कारण जो है इस तरह से समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि इससे आपको कुछ न कुछ सहायता मिलेगा। और जहां किसी को भी कुछ समझ में नहीं आए, आप ग्रुप में कमेंट कीजिएगा और आप टेलीफोनिक संवाद भी कर सकते हैं और आपकी जो समस्या है उसको समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।